ओके, सो आज हम थोड़ा जेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि जेस्ट में आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, कितना मार्क्स टारगेट करना चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जेस्ट के थ्रू। और आपको जो मतलब आखिरी के कुछ दिन में बचे हैं, मतलब प्रोबेबली एक मंथ के अंदर होगा ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा मतलब कुछ पता तो नहीं है इनका, बट फिर भी चलो एक मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं हुआ तो शायद थोड़ा डिले हो सकता है। तो देखिए, पहली बात तो ये जेस्ट के थ्रू आपको अगर मतलब किसी अच्छे जगह में, मान लो कि आइजर्स में या आईआईटीज में भी जेस्ट के थ्रू लेते हैं, एडमिशन चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जेस्ट बस आपको पास करना है या फिर आपको क्वालिफाई करना है। देखिए, नेट मैं अगर आपको नेट, गेट और जेस्ट का कंपैरिजन बोलूँ ना, तो इसमें से कंपेरेटिवली नेट ज़्यादा टफ है इन द सेंस कि नेट में अगर आपको क्या करना है, पास करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। 33% शायद पासिंग मार्क्स है, लेकिन इसमें से आपको सिर्फ पीएचडी मिलता है विदाउट एनी फंड, ठीक है। नेट में अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए ना, तो आपका रैंक मैटर नहीं करता। बस आप क्वालिफिकेशन है तो आप मतलब बहुत कुछ कर चुके हैं, आपका रैंक कुछ मैटर नहीं करता। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, प्रोफेसर को बोलो कि मेरा जेआरएफ है, वो विदाउट एनी मतलब अब कुछ नहीं देखेंगे, बस ले लेंगे। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में ले लेते हैं, ठीक है। मतलब आईआईटीज के प्रोफेसर भी ले लेते हैं, ठीक है, विदाउट एनी मतलब हेजिटेशन, आराम से ले लेंगे। लेकिन अगर आपको गेट जेस्ट के थ्रू जाना है, मतलब अभी तो गेट की बात नहीं करेंगे, गेट का अलग कुछ वीडियो करा देंगे। लेकिन जेस्ट के थ्रू भी आपको जाना है ना, तो मतलब आपका रैंक मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि जेस्ट के थ्रू अगर आप किसी मतलब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट में, आइजर्स में, आईआईटी में, तो लगभग आप मतलब बिलो ग्रेटर देन टू, मतलब बिलो 200, मैं बोल रहा हूँ बिलो 200 तो आपको होना ही चाहिए। बिलो 100 हो तो और भी अच्छा, ठीक है। बिलो 200 से नीचे आप मतलब सोचो भी मत कि मतलब मेरा 350 रैंक है, मुझे कौन सा आईआईटी मिलेगा, कौन सा आइजर मिलेगा, ये आप सोचना भी मत, ठीक है। आईआईटी ज़्यादातर गेट को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन फिर भी वो जेस से भी लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन मतलब आपको यही, मतलब आपको अगर अच्छे जगह जाना है तो यही आपको टारगेट करना होगा, ठीक है। मतलब 200 एक मैं लोअर रेंज दे रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम आपको अंडर 100 टारगेट करना होगा। इस रैंक पे आप मत सोचना कि मुझे कुछ अच्छा जगह मिल जाएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा। किसी और एडुकेटर कुछ और बता रहा है तो हो सकता है, लेकिन मुझे जितना जानकारी है कि आपको इतना रैंक लाना चाहिए कि अच्छे मतलब जेस्ट के थ्रू आप जाना चाहते हो, तो इतना रैंक आपको लाना चाहिए, ठीक है। तो इतना रैंक के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए? देखिए, पिछली बार की बात करूँ 2024 का, 2024 का क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी था, ठीक है। तो इसलिए सभी को बहुत मार्क्स मिल गए थे, हाईएस्ट भी 70 क्रॉस कर चुका था, सही 71 हाईएस्ट था। आईआईटी बॉम्बे से ही मेरा एक बैचमेट था, वो उसने टॉप किया था, ठीक है। तो 2024 का अगर आप छोड़ दोगे, मतलब 2022 का देखो, 23 का देखो, जो भी मतलब पिछले साल का, इस साल को आप छोड़ दो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता था, मतलब 2024 थोड़ा ज़्यादा इजी था, लेकिन 2022-23 में इतना इजी नहीं था, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इस टाइप के जब पेपर होता है तो आपको अंडर 100 टारगेट कर रहे हो, तो आपको कितना मार्क्स लाना चाहिए? अगर आप 45 to 50 के बीच हो ना, 45 टू मतलब पीएचडी की बात कर रहे हो, आईपीएचडी की बात नहीं कर रहा हूँ। आईपीएचडी के लिए आप 5 मार्क्स और कम कर देना, ठीक है। मतलब 2022 का ही देखो, 2022 का मेरा मार्क्स था 46 पॉइंट समथिंग, 47.66 आई गेस। तो मेरा रैंक था 17। मतलब आप सोच सकते हो कि मेरे से जो 5 मार्क्स कम था, जो 42 था, उसका शायद अंडर 180 के आसपास रैंक चला, मतलब आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ था। तो स्टैंडर्ड ये आईपीएचडी का सीन है, ठीक है। लेकिन अब पीएचडी की बात करूँ तो इससे थोड़ा ज़्यादा आपको टारगेट करना होगा। मतलब अगर आप 45 to 50 के बीच हो, तो आप मतलब मान सकते हो कि आपको 50 to 100 के बीच रैंक आ सकता है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब 2024 जैसा नहीं, 2022-23 मतलब जैसा होता है स्टैंडर्ड, इस रेंज में आपका रैंक आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आप अच्छी जगह एडमिशन ले मतलब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये मार्क्स तो टारगेट करना चाहिए। अब देखो, 100 में से 50 मार्क्स लाना है, मतलब आपको 50% लाना है। तो अब आपको जेस्ट का मतलब पैटर्न क्या होता है? पहले 25 मार्क्स का 25 into 1 = 25 होता है। फिर होता है 15 क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, 45 होता है, ठीक है। और फिर होता है 10 मार्क्स का एनटी, मतलब वो क्या एनएटी होता है शायद, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, या ये 30 होता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल 100 मार्क्स का पैकेज है, ठीक है।
तो देखिए इसमें से कंपैरेटिवली मैं अगर टफ बोलूँ क्या होता है, तो नॉर्मली एनटीए ही ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते, आपको खुद से मतलब आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें मार्क्स कम जाएगा। इसमें आप मतलब आप सोच लो कि आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मतलब नहीं मिलेगा, शायद गलतियाँ हो जाती है, सिली मिस्टेक्स होके गलती है, आंसर थोड़ा इधर उधर आ जाता है कभी कभी, ठीक है। आपने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दिया तो 50 की जगह 150 150 आंसर आ गया, तो ये सब गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो इसमें से आप मतलब नहीं सोच सकते कि बहुत ज़्यादा मैं कर लूँगा, मतलब हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करके चलो कि इसमें थोड़ा कम आ सकता है, ठीक है। तो इसमें से आप 50% से कम मान के चलोगे, तो इसमें से अगर आप मान के चले कि 10 में से आपको 4 तो करेक्ट करना ही है, ठीक है। 10 में से आपको 4 करेक्ट करना ही है। 4 करेक्ट आप कर दोगे तो इसमें यार इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो इसके लिए आप मतलब कुछ डाउटफुल भी रहेगा तो आप मतलब बेझिझक आप मतलब लिख सकते हो। आपको कुछ मतलब आपको डाउट हो रहा है कि इसका आंसर 50 या 150 होगा, तो आप सोचोगे मतलब जो भी आपको ज़्यादा सही लगे उसको आप लिख देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना। तो मतलब आप कंप्लीटली क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ना होगा, लेकिन आप थोड़ा भी कर पा रहे हो, कुछ आंसर में अराइव कर रहे हो लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसको लिख देना, हो सकता है ठीक हो जाए। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मतलब टेंशन की बात नहीं कि नेगेटिव हो जाएगा। तो 4 इसमें से करेक्ट आपको करना होगा, 5 हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन 4 तो मिनिमम करना ही होगा। तो 4 करोगे तो कितना आया, 12 आया, ठीक है। तो इसमें से 12 टू 15 आपको लाना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहा है ऑब्वियसली, और ये एमसीक्यू है, मतलब आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आप मतलब अब मतलब सभी एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आप एमसीक्यू ही देते रहते हो। एनटीए कम होता है, गेट में थोड़ा बहुत आता है, नेट में तो पूरा ही एमसीक्यू होता है। तो एमसीक्यू कंपैरेटिवली एनटीए से इजी, एनईटी से इजी होता है, क्योंकि आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इसमें से आपको 50% से थोड़ा ज़्यादा टारगेट करना होगा, ठीक है। तो इसमें से आपको 8 टारगेट करना होगा, तो 8 मेरा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 15 का आप 50% करोगे तो 7.5 होता है, तो उससे मतलब ज़्यादा ले रहा हूँ मैं। तो इसमें आपको 8 करेक्ट करना है, ठीक है। इसमें से अगर आप 8 करेक्ट करोगे ना, तो 8 इंटू 3 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 24 प्लस 12 कितना हो गया, 36 हो गया। अब इसमें से आप फिर से 50% टारगेट करो, मतलब 12 या 13 करेक्ट करो, ठीक है। तो आपको टोटली मतलब अगर इसको जोड़ दोगे तो 48 टू 49 ऐसा आ रहा है, मतलब आप 45 टू 50 के बीच रहोगे, ठीक है। तो 45 टू 50 के बीच रहने के लिए आपको ये करना होगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे कम कर सकते हो, इस यहाँ पे आपको 10 करेक्ट हुआ, यहाँ पे मान लीजिए आपका 7 करेक्ट हुआ, ठीक है। तो आपको फिर भी 10 प्लस 7 इंटू थ्री 21 प्लस 4 इंटू थ्री 12, फिर भी आप 43 पे जा रहे हो, ठीक है। मतलब 45 से थोड़ा, सॉरी, हाँ, मतलब 45 से थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, मतलब फिर भी आपका 120 150 के अंदर आ सकता है, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो ये भी मतलब आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर गलतियाँ हो सकती है। मतलब मेरा मेन पॉइंट ये है कि आप नेगेटिव मत खाओ, ठीक है। इन दोनों पार्ट में ज़्यादा नेगेटिव मत खाओ, ठीक है। इसमें से आप अगर देखो, आप अगर 7 भी करेक्ट कर रहे हो, 10 भी करेक्ट कर रहे हो, और यहाँ पर 4 करेक्ट कर रहे हो, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, फिर भी आपका 43 हो रहा है, और 43 में आपका इतना रैंक तो बन जाएगा, जो कि मतलब ठीक ठाक हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल जाएगा शायद, क्योंकि बहुत पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है। मैं आपको एक बार पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट अगर दिखाओ, मैं आपको दिखा ही देता हूँ एक बार, आप शायद देख पा रहे हो। देखिए यहाँ पर एराइस है, ठीक है, ये प्योरली एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स का है। बोस इंस्टीट्यूट है, एच बी एन आई का मुझे नहीं पता, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, ओके। एच आर आई है, एच आर आई आपको पता है, आई सी टी एस है, आई आई ए है एस्ट्रोनॉमी का, आई आई एस सी है, सारे आइजर्स है, ठीक है। इतने सारे आइजर्स है, 6 7 8 आइजर्स है शायद। आई आई एस टी है, जिसने पिछली बार जेस्ट कंडक्ट कराया था, ये भी इतने सारे, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो 30 से ज़्यादा ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट्स है। पी आर एल है, सॉरी कहाँ गया, हाँ पी आर एल है, ये देखो पी आर एल भी है, ठीक है। टी आई एफ है, इतने सारे, मतलब 30 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, जो कि प्योर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मतलब ओनली पी एच डी आई पी एच डी के लिए। तो इतने सारे इंस्टीट्यूट है, जो कि काफ़ी मतलब पॉपुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो मतलब आप 150 के अंडर रैंक लाओगे तो किसी ना किसी में तो हो ही जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इंटरव्यू में थोड़ा बहुत बोल देना, बट आपको मतलब
मैंने जैसे बोला कि 200 के नीचे आपको नहीं सोचना है, 200 के नीचे जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, 200 के नीचे आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आप मैक्सिमम 40 बेयर कर सकते हो, 40 के नीचे अगर आपका मार्क्स आए तो आप मतलब मुश्किल में हो, मतलब कंपेरेटिवली जेस्ट के बारे में बात करूँ आपको, मतलब ये रेंज तो मेरे हिसाब से बहुत सेफ है स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए, और 40 भी ठीक है चल जाएगा, आपको अंडर 200 तो आ ही जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन इससे नीचे मत सोचना प्लीज़, इसके नीचे प्लीज़ मत सोचना कि मेरा 30 है 32 है तो मतलब कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा, ऐसा मत सोचना, 40 के ऊपर ही आप सोचना, 50 हो जाए तो बहुत बढ़िया, 45 टू 50 के रेंज में हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरफ से आपको सोचना है कि इतना सारा मतलब मिनिमम, आप यहाँ पे देखो मैं मिनिमम बता देता हूँ, तो पार्ट ए में आप मिनिमम 10 करेक्ट करो, पार्ट बी में मिनिमम 7 करेक्ट करो, और पार्ट सी में मिनिमम 4 करेक्ट करो, इसमें से आपको 43 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव मत खाओ। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ करेक्ट करने को, 15 में से 7 आपको करेक्ट करना होगा, ठीक है, इतना आपको करना होगा, ठीक है। और अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो यहाँ पर 12 करो, यहाँ पर 8 करो, यहाँ पर 4 टू 5 करो, तो इसमें से आपको 48 50 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं एक रेंज दे रहा हूँ कि आपको इतने के इतने बीच आपको करेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत नेगेटिव हर कोई होता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि ऐसा नहीं कह सकता कि जो भी करोगे सब करेक्ट होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए आप थोड़ा बहुत नेगेटिव भी हो सकते हैं कि यहाँ पे एक नेगेटिव हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपने 4 5 किया, एक यहाँ पर तो नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर आप जितना मन चाहे कर दो, ठीक है। यहाँ पर एक दो नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पर एक नेगेटिव आप बेयर कर सकते हो, फिर भी आपका 40 के आसपास रहेगा, ठीक है, मतलब इस हिसाब से आप चलोगे, ठीक है। तो ऐसा आप मतलब थोड़ा तो नेगेटिव होगा ही, ठीक है, मतलब मैंने भी ये जब 2024 में दिया था तो मेरा एक बात मैं बोल देता हूँ आपको कि मैंने इस 2 पार्ट में ना, ये पार्ट बी पार्ट सी में मैंने 60 मार्क्स अटेम्प्ट किया था, 60 मार्क्स अटेम्प्ट किया था, और पार्ट बी पार्ट सी में पहले करता हूँ, ये वाला पार्ट में मतलब लास्ट में करता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट मतलब 1 मार्क्स का वेटेज आप कितना भी कर लोगे, मतलब एक ही मार्क्स से मिलेगा, और ये एक क्वेश्चन करोगे तो 3 मार्क्स मिलेगा, तो ये वाला पार्ट मैं पहले करता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने 60 मार्क्स अटेम्प्ट किए थे, जो कि मुझे पूरा 60 मार्क्स मिला था, 60 में से मेरा 60 ही करेक्ट हुआ था, जो कि मतलब बहुत अच्छा हुआ था मेरे लिए। और पार्ट ए में शायद मैंने 12 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से शायद 7 करेक्ट हुए थे, 5 नेगेटिव हो गए थे, मतलब आखिरी में टाइम नहीं था उतना, बस मतलब थोड़ा बहुत देख देख के कर रहा था, वो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन इसमें से मेरा मेन मार्क्स आ गया था, ठीक है। तो मतलब आप जिस भी पार्ट को लेके ज़्यादा टाइम दोगे ना, तो आपको वो सोचना है कि इसमें से मैं कुछ नेगेटिव ना करूँ, मैं कॉन्फिडेंटली जो कर रहा हूँ कॉन्फिडेंटली करूँ, ठीक है। अब थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि ये शायद यही होगा, लग रहा है आपको सिक्स सेंस लग रहा है, आप कैलकुलेशन भी वही बता रहा है कि थोड़ा तो यही लग रहा है, तो आप थोड़ा सा सिक्स सेंस पे अपना सिक्स सेंस पे थोड़ा विश्वास कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब एक दो आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन एक दो के ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है, इस टाइप के एग्जाम में मैंने 3 4 रिस्क ले लिए, ऐसा मत करो, एक दो ही रिस्क लो, उससे ज़्यादा रिस्क मत लो, ठीक है। तो ठीक है, इतना सा बात तो हो गया। अब मैं बताऊँ कि आपको आखिरी मतलब 1 मंथ में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए मैं आपको बोलूँगा, देखिए आप मतलब आपने शायद पीवाईक्यू तो बहुत सारे कर ही लिए होंगे, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, देखिए लोग जब क्या करते हैं ना, लोग पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, मान लो कि आपने एक पीवाईक्यू पेपर दिया है, आपने 3 आवर्स का टाइम लिया, घर में बैठे हो आप 3 आवर्स का टाइम लिया, आपने पूरा एक पीवाईक्यू पेपर किया खुद से 3 आवर्स टाइम देके, ठीक है। और आपने सॉल्व किया, आपने देखा कुछ मार्क्स आपका बन रहा है, एक्स मार्क्स आपका बन रहा है, ठीक है, इतना तक कर लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं ना, उसको वही छोड़ देते हैं, ठीक है चलो ये पीवाईक्यू हो गया, ये पेपर मेरा हो गया, नहीं ऐसा नहीं करना है, आपको फिर बैठना है 2 आवर्स टाइम लेके, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको देखना है कि आपने कौन सी जगह पर गलती किया है, कौन सी जगह पर सिली मिस्टेक्स किया है, कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, वो आपके रेंज में था, लेकिन फिर भी आप मतलब प्रेशर में टाइम प्रेशर में नहीं कर पाए, ये सब चीज़ आपको देखना है, ठीक है, एनालाइज करना है। और फिर आपको देखना है कि चलो ये वाला क्वेश्चन तो मेरे से बन सकता था, लेकिन मुझे कंसेप्ट ठीक से याद नहीं आ रहा था, मुझे फॉर्मूला ठीक से याद नहीं आ रहा था, तो वो आप क्या करो, एक फेयर कॉपी लो और उसमें नोट डाउन करो कि ये वाला कंसेप्ट, मान लो कि ये हॉल इफेक्ट वाला, मान लो कि ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हॉल इफेक्ट करके आप नोट कर लो, ऐसे लिख लो एक फेयर कॉपी में, मतलब आप अब जब क्या करोगे, अब जब जेस्ट एग्जाम आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1 वीक 3 4 दिन बचेगा,
आप ये फेयर कॉपी खोलोगे और पहले ही देखोगे आपने हॉल इफेक्ट लिख रखा था, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये हॉल इफेक्ट में मेरा थोड़ा दिक्कत था। मैंने एक एग्ज़ाम दे रहा था, लेकिन वहाँ पर हॉल इफेक्ट का मुझे कंसेप्ट याद नहीं आया या फिर फॉर्मूला याद नहीं आया था। तो ये क्या करता हूँ मैं, और एक बार पढ़ लेता हूँ। क्योंकि अगर मान लो आपने फिर एग्ज़ाम देने गया, आप जिस एग्ज़ाम के लिए बैठे हो, फिर क्या होगा, आप आपको एक हॉल इफेक्ट का क्वेश्चन दिख गया और आपने ये रिवाइज़ नहीं करके गया, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने गलती किया था, मैंने ये फ़ॉर्मूला दोबारा से रीचेक भी किया था, लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल चुका हूँ। ठीक है? मतलब जो आपका थोड़ा वीक पॉइंट्स होता है ना, वो आप क्या करते हो, एक बार देख लेते हो तो मतलब तुरंत याद रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर भूल जाते हो। इसलिए आप जब एक पेपर दे रहे हो ना, तो आप आपको वीक पॉइंट का पता चल जाएगा कि इन सारे टॉपिक्स में मैं थोड़ा वीक हूँ, तो वो आप नोट डाउन करते रहो कि ये टॉपिक में मेरा वीक है। आप मान लो कि कुछ और, एक मान लो कि मतलब विस्कोसिटी का कुछ एक क्वेश्चन जो आपको मतलब पता होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप गलती कर गए। ठीक है? तो ये मतलब फॉर्मूला मुझे याद नहीं था। ठीक है? तो ये आप नोट डाउन कर लिया कि विस्कोसिटी का ये वाला फॉर्मूला ये था, जो कि मुझे याद नहीं आ रहा था। अब आप एग्जाम के 3 दिन पहले ये जब सारा चीज एक एक बार देख लोगे ना, तो आपका वीक पॉइंट्स जो था ना, वो अब नहीं रहेगा। अब एग्जाम में कुछ हॉल इफेक्ट का क्वेश्चन देखोगे तो तुरंत कर दोगे कि ठीक है, मुझे अब याद है। लेकिन आप अगर ये रिवाइज नहीं करके जाओगे, तो क्या होगा, हो सकता है कि आपका हॉल इफेक्ट का क्वेश्चन आ गया, लेकिन आपने फिर भी गलती कर दिया। फिर भी आपने मतलब आपको ठीक से फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, आपने मतलब पिछली बार देखा था, पिछले टाइम आपने जब ये पेपर सॉल्व कर रहे थे, आपने देखा था ये फॉर्मूला, आपको गलती हो गया था, आपने देखा था, लेकिन फिर भी आप भूल चुके हो। तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है कि आपको लगेगा यार ये तो मैंने देखा था, मैंने किया भी था, लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप एक फेयर कॉपी में आपका जो क्विक पॉइंट्स हो रहा है, आपका जो फॉर्मूला याद नहीं रहता है, आप बार बार भूल जाते हो, ये आपको पीआईक्यू करते करते पता चल जाएगा। वो एक एक चीज़ आप नोट डाउन करते रहो कि ये वाला मुझे एग्ज़ाम को पहले देखना है, ये वाला मुझे एग्ज़ाम के पहले देखना है। ऐसे आप नोट डाउन करते जाओगे और एग्ज़ाम के 3 दिन 4 दिन पहले बस यही टॉपिक्स देख के जाओगे। ठीक है? तो आपका ये जो डर होगा, मतलब ये जो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि एग्ज़ाम में जाके आप कुछ एक चीज़ आपको याद नहीं आ रहा है और आपको ऐसा लगता है कि ये तो मैंने पहले भी देखा है, इसमें मैंने पहले भी गलती किया है, लेकिन फिर भी मैं भूल चुका हूँ। तो ये बहुत पेनफुल होता है। तो ये दर्द, ये पेन अवॉइड करने के लिए आप ये ट्रिक कर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो, जो कि मतलब मैंने अभी रिसेंटली, मतलब पहले तो कभी नहीं किया था, लेकिन मुझे अभी लगता है, मैंने एक दोस्त को भी वैसा ही बोला कि ऐसा करो, तो मुझे लगता है कि ये टेक्निक काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है? तो बस इतना ही आज के लिए। आपको मतलब मैंने जब मेन चीज़ बोला कि आपको इतना टारगेट करना है, तो आपको अंडर 100 रैंक मिलेगा और अंडर 100 ही आपको करना चाहिए। आपको किस तरह से पेपर, मतलब ये आपको अप्रोच रहना चाहिए कि इस तरह से मैं अटेम्प्ट करूँगा, और ये आपका अभी मतलब 1 मंथ का आपको स्ट्रैटेजी रहना चाहिए कि ये मेरा वीक पॉइंट्स में पकड़ूंगा पीओआई करने के थ्रू, और उसको मैं नोट डाउन करता जाऊँगा। ठीक है? और फाइनली मैंने आपको मतलब बहुत सारे, आप जस्ट गूगल में मत ये सर्च करना, ये देखो, देखो मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये देखो, ये बस सर्च करना कि मतलब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। जेस्ट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट सर्च करना, पहला ही लिंक आएगा जहाँ पर आपको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो ये इतने सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, अब हर एक को थोड़ा बहुत देख सकते हो कि किस में किस टाइप का रिसर्च होता है, आप उसको सर्च कर सकते हो। बस आपको क्रोम में सर्च करना है कि चेस्ट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा कि ये सब इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये भी आप थोड़ा चेक कर सकते हो। ठीक है? तो या आई गेस आज के लिए इतना ही, और होपफुली जल्दी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इनका तो कुछ पता नहीं है। ठीक है? चलो बाय।